अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंडर। आज हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी डिस्कस करनी है और ये एक्सप्लेनेशन मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी प्रपोज करने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की। सो डिटेल डिस्कशन के लिए हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियसली हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने ये बातें डिस्कस की थी कि जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट शाइन करती है तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या नंबर को करस्पॉन्ड करती है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को करस्पॉन्ड करती है। अगर आप बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दें, दैट मीन्स एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें फोटो सेल के, तो उस सूरत में क्या होता है कि आप इंटेंसिटी चाहे जिस कदर मर्जी बढ़ा लें, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू नहीं तब्दील होती। दैट मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो सेम रहती हैं। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें या वेवलेंथ कम कर दें इंसिडेंट फोटोन की, तो जो इमिटेड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम वेलोसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यूज इंक्रीज कर जाती हैं। अब ये तमाम इफेक्ट्स जो हैं वो क्लासिकल थ्योरी के बेस के ऊपर एक्सप्लेन नहीं हो सकते। सो जब मैक्स प्लैंक ने 1900 में क्वांटम थ्योरी पेश की तो उस बेस के ऊपर आइंस्टाइन ने इस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। सो हम यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। सबसे पहले हम यहां पे इसकी हेडिंग लिखते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हमने यही बात बतानी है कि क्वांटम थ्योरी 1900 में मैक्स प्लैंक ने प्रपोज की और उसकी बेसिस के ऊपर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में एक्सप्लेन किया इस थ्योरी की बेस के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। सो ये इंट्रोडक्शन देने के बाद अब हम नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, मैथमेटिकल डिस्कशन की। मैथमेटिकल डिस्कशन में हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन को। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन का एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू HF या फिर HC बाय लैम्डा लिखा जाता है। यह है इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट की जा सकती है। KE मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2m V मैक्सिमम स्क्वायर, और ये है इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद अब हमने ये बात बतानी है कि किसी मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करवाने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसकी वैल्यू का सिंबल है F0 और इससे करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसे कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, जिसके लिए
लैम्डा प्राइम का सिंबल यूज किया जा सकता है। सो अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो या उसकी वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ से ज्यादा हो तो उस सूरत में कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एनर्जी है रिक्वायर्ड फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट किया जा सकता है, E नॉट इज इक्वल टू एच एफ नॉट या फिर एच सी ओवर लैम्डा प्राइम। और इस सिंबल की जगह पे बुक ने फाई का सिंबल यूज किया है जो एच एफ नॉट या फिर एच सी ओवर लैम्डा प्राइम के ही इक्वल है। ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3A और ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3B। अब मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के बाद आइंस्टाइन ने ये बात कही कि ये जो एनर्जी है ये एनर्जी करस्पॉन्ड करती है किसको, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम को। सो अगर आपसे पूछा जाए कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है तो हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost loosely bound electron from a metal surface is called ionization एनर्जी। सो किसी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी या फिर इस वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ के ऊपर क्यों फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता, क्योंकि उस सूरत में जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो इस आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होती है। और इसके अलावा क्वांटम थ्योरी के ऊपर ये फैक्ट है कि only one photon can excite or ionize an electron at a time. That means ये नहीं हो सकता जैसे कि क्लासिकल थ्योरी ने कहा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एक वेव के पास इनफ एनर्जी नहीं है तो दो वेव्स मिक्सअप हो जाएं, सुपर इम्पोज हो जाएं, उनके एम्पलीट्यूड बढ़ जाएं तो वो मिलकर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट या आयोनाइज कर दें। एक टाइम में किसी इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन या फिर एटम की आयोनाइजेशन के लिए एक फोटोन एनफ एनर्जी वाला चाहिए होता है। सो ये एक्सप्लेनेशन क्वांटम थ्योरी के बेस के ऊपर दी गई। सो अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसको नाम दिया गया वर्क फंक्शन का, जिसका सिंबल बुक में फाई यूज किया गया है। सो अब रिलेशन क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनका रिलेशन ये है कि जब कोई इंसिडेंट फोटोन एक सर्टेन एनर्जी के साथ किसी मेटल सरफेस को हिट करेगा तो उसमें से सबसे पहले आप वर्क फंक्शन फाई को माइनस कर लें जो कि करस्पॉन्ड करता है उस एनर्जी को जो कि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने, दैट मीन्स एटम को आयोनाइज करने के लिए चाहिए। और उसके बाद जो रिमेनिंग एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ सम फोटो इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे अपेयर होगी।
अब इस इक्वेशन को काफ़ी तरह से हम रीअरेंज कर सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन E इज इक्वल टू फाई प्लस के ई मैक्सिमम के इक्वल है। दैट मीन्स जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप वैसे इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 4A है और इस इक्वेशन को आप 4B का नाम दे दें। फर्दर आप यहाँ पे ये कहें कि चूंकि एनर्जी की वैल्यू जो है वो HF है, जो इस फाई की वैल्यू है वो है HF नॉट, और जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसका एक्सप्रेशन 1/2m v मैक्सिमम का स्क्वायर है। तो इस वजह से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, HF माइनस HF नॉट इज इक्वल टू 1/2m v मैक्सिमम का स्क्वायर। ये इक्वेशन है 5A। और अगर आप यहाँ पे जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो वेवलेंथ की टर्म में लिखना चाहें तो फिर इक्वेशन होगी hc बाय लैम्डा, और यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी hc बाय लैम्डा प्राइम, जहाँ पे लैम्डा प्राइम कट ऑफ वेवलेंथ है, और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, वो होगा 1/2m v मैक्सिमम का स्क्वायर। तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी, hc ओवर लैम्डा माइनस hc ओवर लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू 1/2m v मैक्सिमम का स्क्वायर। ये इक्वेशन 5B कहलाएगी। फर्दर अब हम अगर ये कहें कि जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी HF है और जो फाई है वो आयनाइजेशन एनर्जी है एटम की, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2m v स्क्वायर के इक्वल है, जहाँ पे हम मैक्सिमम का सबस्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं। सो इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी, HF माइनस फाई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये इक्वेशन है इक्वेशन 6A। अब अगर हम ये कंसीडर करें कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस with zero velocity और काइनेटिक एनर्जी। तो इस सूरत में क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2m v मैक्सिमम का स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल बन जाएगा। तो इस वजह से ये इक्वेशन लिखी जाएगी HF माइनस फाई इज इक्वल टू 0, या फिर HF इज इक्वल टू फाई, या फिर फाई इज इक्वल टू HF। दैट मीन्स इस सूरत में जो फ्रीक्वेंसी हमने इंसिडेंट लाइट की यूज की थी वो एग्जैक्टली थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल थी। इस वजह से हम यहाँ से इक्वेशन 6B से थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है इस वर्क फंक्शन से वो बता सकते हैं, और जाहिर बात है फर्दर इसे HC ओवर लैम्डा प्राइम भी लिखा जा सकता है क्योंकि F V बाय लैम्डा के इक्वल होता है और फोटोन के लिए V स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने वर्क फंक्शन का एक्सप्रेशन यूज कर लिया है। और अगर कहा जाए इफ frequency of incident photon is greater than threshold frequency, that means energy of incident photon is greater than work function phi, या फिर wavelength of incident photon is less than cut off wavelength, तो उस सूरत में क्या होगा कि हम HF में से जब HF नॉट माइनस करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मिल जाएगी। सो इस एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन 6C का नाम दे सकते हैं। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूं और लिख रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल है, HF माइनस HF नॉट के। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर लूं लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि जो y है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल है और इसके अलावा जो m है वो h के इक्वल है, x की वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन के इक्वल है और जो c की वैल्यू है वो माइनस HF नॉट के इक्वल है। तो इस वजह से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी,
वो ये बन जाएगी और इसके अगेंस्ट जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, वो कुछ इस किस्म का बनेगा। कि आप यहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर दें एक्स पे आने वाले वेरिएबल को, जो कि इस केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और y के ऊपर हमने प्लॉट करना है काइनेटिक एनर्जी को। सो चूंकि काइनेटिक एनर्जी एक नेगेटिव इंटरसेप्ट रखती है तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी हम इस जगह के ऊपर प्लॉट करेंगे। सो ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सो अब हम ये बात जानते हैं कि इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 हो तो उस वक्त y की वैल्यू c के बराबर होती है, और चूंकि c इंटरसेप्ट नेगेटिव है सो इस वजह से जब x की वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होगी, फ्रीक्वेंसी ग्राफ में इस पॉइंट के ऊपर मौजूद होगी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं होगी, वो यहां पे मौजूद नहीं होगी, बल्कि वो एक नेगेटिव इंटरसेप्ट के इक्वल होगी -hf0 के। सो इसका मतलब है कि तो इस जगह के ऊपर एक नेगेटिव y इंटरसेप्ट आएगा। सो ये है हमारा y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू -hf0, या फिर जिसे हम वर्क फंक्शन फाई लिख सकते हैं, ये उसकी वैल्यू है। और उसके बाद हमें यहाँ पे x की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये c की नेगेटिव वैल्यू न्यूट्रलाइज हो जाए, और जिस वक्त यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी f0 के इक्वल आ जाएगी तो उस सूरत में ये वाला डिफरेंस 0 हो जाएगा, और जाहिर बात है फिर उस वक्त यहाँ पे hf या फिर अकेली फ्रीक्वेंसी या फिर अकेला जो x है वो 0 नहीं होगा, वो यहाँ पे किसी वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगा, और ये वैल्यू कौन सी है, ये है f0। और अगर हम ये कहें कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये f0 से ज्यादा है तो उस सूरत में जाहिर बात है कि फिर ये वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, ये वाली वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का आंसर पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें सो ग्राफ कुछ इस किस्म का बनेगा। दैट मीन्स अगर आपके इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे वो ऑलमोस्ट 0 काइनेटिक एनर्जी के साथ इमिट होंगे। लेकिन अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो उस वक्त में क्या होगा कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो भी 0 नहीं होगी, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव y इंटरसेप्ट है ये किसको करस्पॉन्ड करता है, ये वर्क फंक्शन या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सर्टेन मेटल सरफेस को करस्पॉन्ड करता है, और हम यहाँ पे नेगेटिव साइन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सिंपली जो फाई है वो hf0 के इक्वल लिखा जाता है। तो अगर आप इस टर्म को नेगेटिव लिख रहे हैं तो इस टर्म को भी नेगेटिव लिखना चाहिए। सो ये सारी एक्सप्लेनेशन कहाँ से आई, ये सारी एक्सप्लेनेशन क्वांटम थ्योरी से आई, जिसके मुताबिक एक फोटोन एक टाइम में एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट या फिर एटम से रिमूव करके एटम को आयनाइज कर सकता है, एक टाइम में एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब हो सकता है। तो इस तरीके से उस फोटोन को जब करस्पॉन्ड किया गया एटम की आयनाइजेशन एनर्जी से अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरफ से, तो फिर ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये क्वांटम थ्योरी की बेस के ऊपर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन हुआ। और यहाँ पे एक बात और भी बताता चलूं कि why different photoelectrons have different kinetic energies और velocities। इसका आंसर क्या हुआ, तो भाई इसका आंसर ये है कि लेट से हम ये कंसीडर करते हैं कि ये एक मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस के ऊपर हमने किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन स्ट्राइक करवा दिया है जिसकी एनर्जी E इज इक्वल टू hf0 है। जिसकी एनर्जी E इज इक्वल टू hf या फिर hc बाय लैम्डा है, और इसमें से कुछ एनर्जी जो वर्क फंक्शन के इक्वल है hf0 या फिर hc ओवर लैम्डा प्राइम, वो किसी इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने में इस्तेमाल हुई है और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो गया है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के साथ।
तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि बिल्कुल सरफेस ऑफ मेटल पे मौजूद है। लेकिन अगर ये जो फोटोन है ये एब्जॉर्ब होता है किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन से जो यहाँ पे बिलो द मेटल सरफेस लाई करता है, दैट मीन्स बिल्कुल ही सरफेस के ऊपर मौजूद एटॉमिक लेयर में मौजूद नहीं है, बल्कि किसी अंडरलाइंग एटॉमिक लेयर से इमिट हो रहा है, तो वो जब यहाँ से इमिट होगा तो वो चंद एक कोलिजन फेस करेगा और कोलिजन फेस करते हुए यहाँ से इमिट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इमिट नहीं होगा। तो हमने ये जितनी भी इक्वेशन अभी तक डिस्कस की हैं ये सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिस्कस की हैं जो कि सरफेस ऑफ मेटल से इमिट होके आ रहा है विदाउट फेसिंग एनी कोलिजन विद अनदर इलेक्ट्रॉन और अनदर एटम। सो यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, और नोट यह है कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना है इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, क्योंकि उसके मुताबिक टू वेव्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन सिंगल इलेक्ट्रॉन, या फिर जिसके मुताबिक एनर्जी इज uniformly distributed over wavefront, can be explained on the basis of क्वांटम थ्योरी, जिसके मुताबिक लाइट मैसलेस पार्टिकल्स या फिर कॉर्पस्कुलर नेचर की होती है। इन कॉर्पसल्स को मैक्स प्लैंक ने क्वांटा का नाम दिया और सिंगल फॉर्म इसकी क्वांटम है, और आइंस्टाइन ने इन कॉर्पसल्स को फोटॉन्स का नाम दिया। और उसके बाद एक इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन में यह बात डिस्क्राइब की गई है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन was awarded Nobel Prize in Physics in 1921 for his explanation of फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट सब हेडिंग है, वो है फोटोसेल। फोटोसेल इज अ लाइट सेंसर। एक सेंसर क्या होता है? सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर दे किसमें, किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फॉर एग्जांपल एक थर्मिस्टर या फिर कोई थर्मोकपल एक टेम्परेचर सेंसर है, जैसे कि माइक एक साउंड सेंसर है, वैसे ही फोटोसेल क्या है, वो एक लाइट सेंसर है। और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? वो है फोटोइलेक्ट्रिक
इफेक्ट। इसके लिए हम जो सर्किट सिंबल यूज करते हैं वो कुछ इस किस्म से बनाया जाता है कि ये है एनोड और इसके सामने यहाँ पे किसी सूटेबल मेटल की बनी हुई एक सरफेस है जो कि कैथोड के तौर पे एक्ट करती है, और ये जो सेटअप है ये किसी इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में बंद होता है। इस ग्लास ट्यूब को हमने प्रीवियस जो टॉपिक था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला उसमें ग्लास चैम्बर एक्स लिखा था। अब ये इसका सर्किट सिंबल है और इसकी एक्चुअल शेप कैसी होती है, तो ये है इसकी एक्चुअल शेप जिसमें कैथोड कोई मेटल प्लेट है और एनोड एक रॉड की सूरत में है, और जब लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की आके कैथोड के ऊपर पड़ती है तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं जो एनोड तक पहुंचते हैं और एक्सटर्नल सर्किट से करंट फ्लो करता है, वेदर और नॉट बैटरी इज कनेक्टेड। बैटरी कनेक्ट हो या ना हो यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, प्रोवाइडेड दैट कि आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एनोड पे और पॉजिटिव कैथोड पे नहीं लगाया हुआ। तो अगर आपने ये काम किया है और स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया है तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट सीज कर जाएगा, दैट मीन्स ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है चॉइस ऑफ मेटल, ये लिंक्ड है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ विच आर रिक्वायर्ड टू बी डिटेक्टेड। दैट मीन्स कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते चले जाएं तो मजीद शेल्स ऐड अप होते चले जाते हैं। उन मजीद शेल्स की एडिशन से जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो न्यूक्लियस में और उस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्टिव फोर्सेस वो क्या करती चली जाती हैं, वो डिक्रीज करती चली जाती हैं। तो इस वजह से जब हम एक ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, दैट मीन्स एटम को आयोनाइज करना आसान से आसानतर होता चला जाता है। जबकि अगर हम ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बजाय एक पीरियड में राइट डायरेक्शन में मूव करें तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी शेल में रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती चली जाती है। दैट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्सेस उन तमाम प्रोटॉन्स की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ती चली जाती हैं, और जब वो फोर्सेस बढ़ती चली जाती हैं तो एटम्स को आयोनाइज करना मुश्किल से मुश्किल होता चला जाता है। दैट मीन्स इस पीरियोडिक टेबल के इस एज के ऊपर मौजूद एटम्स को आयोनाइज करना सबसे आसान है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट्स मौजूद हैं क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, सो ऐसे तमाम एलिमेंट्स के लिए जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है वो भी क्या होगी, वो लो होगी। सो अगर आपने इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करना हो तो इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए सीजियम से कोट की गई मेटल सरफेस बेहतर रहती है। अब कोटिंग जिस मटेरियल के ऊपर होगी वो कोई भी हो सकता है, वो आयरन हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, या फिर वो सिल्वर भी हो सकता है। और अगर आपने विजिबल लाइट को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए जो मेटल यूज हो सकता है वो सोडियम है, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है वो कंपैरेटिवली हायर है, और जाहिर बात है विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इंफ्रारेड से ज़्यादा होती है, तो वो किसी ज़्यादा वर्क फंक्शन वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए काफ़ी रहती है। इसके अलावा चूंकि एक पीरियड में राइट डायरेक्शन में चलते हुए एटम्स को आयोनाइज करना मुश्किल होता चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में आने वाले कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी रिस्पॉन्ड करते होंगे।
जो सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज होती है उसका एक सर्टेन नाम भी है। उस सरफेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फोटो इमिसिव सरफेस। जैसे कि अगर हमने सीजियम से कोट किया हुआ है सिल्वर को, तो सीजियम जो है वो फोटो इमिसिव सरफेस के तौर पे काम करेगा। अब हम चूंकि लाइट सेंसर के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो हम ये बात जानते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। जिस कदर इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उस कदर ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो इस वजह से हम फोटो सेल को लाइट सेंसर के तौर पे यूज करते हैं। अब हम चलते हैं इसके कुछ यूजेस की तरफ। इसके यूजेस कहां कहां पे हैं? सिक्योरिटी सिस्टम्स में। फॉर एग्जांपल, एक सिक्योरिटी सिस्टम है जहां पे एक डोर मौजूद है और इस डोर में इस जगह के ऊपर एक लेजर मौजूद है जो कि इंफ्रारेड सिग्नल फायर करती है। और इस डोर में इस जगह के ऊपर एक लेजर मौजूद है जो कि इंफ्रारेड बीम जनरेट करती है, और ये इंफ्रारेड बीम किसी को दिखाई नहीं देती। और इस जगह के ऊपर यहां पे मौजूद है कोई फोटो सेल। सो अब जब तक ये बीम इंटरप्ट नहीं होती तो अलार्म ऑफ रहेगा नॉट गेट को यूज करते हुए, और जैसे ही इसके दरमियान से कोई गुजरेगा ये बीम डिस्टर्ब होगी, इसका पाथ इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो फोटो सेल कंडक्ट करना बंद कर देगा और साथ ही अलार्म ऑन हो जाएगा। तो सिक्योरिटी सिस्टम्स में फोटो सेल यूज हो सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है काउंटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद नेक्स्ट है ऑटोमेटिक डोर सिस्टम्स। एप्लीकेशन नंबर 4 है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटिंग। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। नंबर 5 जो इसका यूज है वो है एक्सपोजर मीटर ऑफ फोटोग्राफी। वो है साउंड ट्रैक ऑफ मूवीज। वैसे जो सिनेमाज हैं उनमें अब तो डिजिटल वीडियो और ऑडियो प्ले की जाती है, लेकिन कुछ ही टाइम पीछे चले जाएं तो जो मूवीज प्ले होती थी उनमें प्रोजेक्टर के सामने से बहुत सी पिक्चर्स हाई रेट के ऊपर गुजारी जाती थी, जिसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर जो मूविंग पिक्चर्स दैट मीन्स वीडियोस हैं वो डिस्प्ले होती थी। और इसके अलावा जो ऑडियो प्ले की जाती थी वो भी इसी तरह की एक टेप के जरिए से प्ले की जाती थी। अब यहाँ पे वो टेप किस तरह से काम करती थी कि लेट से इस जगह के ऊपर मौजूद है कोई फोटो सेल। फोटो सेल में ये है कैथोड जो किसी मेटल से बना हुआ है जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर सकता है अगर इसके ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट शाइन करे तो। और इसका कनेक्शन किस तरह से बना हुआ है कि ये इसके कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं। और यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में कोई बैटरी कनेक्ट की गई है जिसका पोटेंशियल रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है। सो उस बैटरी के लिए हम यहाँ पे ये सिंबल्स ड्रॉ कर रहे हैं। लेट्स से इस बैटरी का पोटेंशियल है V इनपुट, और यहाँ पे इस जगह के ऊपर कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है
RL, और मैं इस फोटो सेल की रेजिस्टेंस को RPC का नाम देता हूं, और इसके अगेंस्ट जो मुझे यहां पे आउटपुट वोल्टेजेस मिलेंगे उसको V आउटपुट से डिनोट कर देता हूं, और ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये पोटेंशियल डिवाइडर के रिलेशन से स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू V इनपुट के इक्वल होता है, जहां पे ये सीरीज कॉम्बिनेशन की टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और ये वो रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस आप आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं। सो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ फोटो सेल इनटू V इनपुट। दैट मीन्स जब इस फोटो सेल के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, और उस सूरत में इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और आउटपुट वोल्टेज लो होगा। लेकिन जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये कंडक्ट करेगा और इसकी रेजिस्टेंस लो हो जाएगी और आउटपुट वोल्टेजेस हाई हो जाएंगे। तो जाहिर बात है जिस कदर लाइट ज्यादा इंटेंस होगी उस कदर ही इसकी रेजिस्टेंस कम होगी और उस कदर ही आउटपुट वोल्टेजेस ज्यादा होंगी। तो इसका मतलब है कि ये लाइट की वजह से एक एनालॉग सिग्नल जनरेट कर सकता है। अब करना क्या है, करना यह है कि हमने इसके पाथ में इधर एक साउंड ट्रैक फिल्म प्लेस करनी है, और वो साउंड ट्रैक फिल्म इधर प्लेस की जाएगी, और यहां पे इस जगह के ऊपर प्लेस किया जाएगा किसी लाइट सोर्स को। सो लाइट सोर्स से इस तरीके से लाइट जनरेट होगी और वो इस फोटोग्राफिक फिल्म से पास करते हुए यहाँ पे आके इस मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेगी, और इस मेटल सरफेस से इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करते हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, जो ट्रेवल करते हुए इस एनोड की तरफ आएंगे, और जब एनोड की तरफ आएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और आउटपुट वोल्टेजेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो मैंने साउंड ट्रैक फिल्म का साइड व्यू दिखाया है, जब हम इसका फ्रंट व्यू लेंगे तो ये हमें किस तरह से दिखाई देगी, ये हमें कुछ इस किस्म की दिखाई देगी। तो जब इसका ये वाला पोर्शन आएगा जो बहुत ही ज्यादा नैरो है, तो उस वक्त क्या होगा, यहां से कम लाइट इस साउंड ट्रैक फिल्म से पास कर पाएगी, कम लाइट कैथोड के ऊपर पड़ेगी और कम फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और आउटपुट वोल्टेजेस की वैल्यू भी कम होगी क्योंकि रेजिस्टेंस अभी इतनी कम नहीं हुई, वो ज्यादा है तो आउटपुट वोल्टेजेस कम है। लेकिन जब इस साउंड ट्रैक फिल्म में ये वाला पोर्शन आएगा जिस वक्त ज्यादा वाइड पोर्शन है जिसमें से लाइट गुजर सके, तो उस वक्त क्या होगा, यहाँ से ज्यादा लाइट गुजरेगी, इधर कैथोड प्लेट के ऊपर ज्यादा लाइट पड़ेगी, ज्यादा लाइट पड़ेगी तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस कम होगी और आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस तरीके से साउंड ट्रैक फिल्म को यूज करते हुए हम लाइट और लाइट सेंसर को यूज करते हुए एक एनालॉग सिग्नल इधर आउटपुट के ऊपर हासिल कर सकते हैं, जो फर्दर किसी एम्पलीफायर को फीड कर दिया जाता है एम्पलीफिकेशन के लिए, और वहां से एम्पलीफिकेशन के बाद वो लाउड स्पीकर्स को फीड किया जाता है जो कि उस ऑडियो को प्ले करते हैं। सो ओल्ड टाइम्स के अंदर जो फिल्म्स सिनेमाज में प्ले होती थी उनमें वीडियो ट्रैक के लिए अलहदा से प्रोजेक्टर्स यूज किए जाते थे और साथ सिंक्रोनाइज करके एक साउंड ट्रैक फिल्म चलाई जाती थी, जिसके जरिए से हमें एक ऑडियो सिग्नल मिलता था जो मूवी के साथ प्ले होता था। अब हम अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सर्टेन मेटल सरफेस हैज वर्क फंक्शन ऑफ 1.7759 EV, सो ये वर्क फंक्शन फाई है। अ बीम ऑफ रेड फोटॉन्स हिट्स द मेटल सरफेस, व्हाट मस्ट बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स KE मैक्सिमम की वैल्यू हमसे पूछी गई है। जो इंसिडेंट फोटॉन्स हैं उनमें से हर एक फोटोन की एनर्जी इस एक्सप्रेशन hc/λ से कैलकुलेट की जा सकती है। सो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸
मीटर पर सेकेंड और लैम्डा की वैल्यू रेड कलर के लिए यूजुअली 700 इंटू 10⁻⁻9 मीटर लिखी जाती है। 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है रेड फोटोन की। सो इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 28.414 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। अब अगर आप इस एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, जैसे कि हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर्स के साथ मौजूद, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में गिवन है, तो इसके लिए हम 28.414 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स को डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो जूल के साथ कैंसिल आउट होगा और ईवी जो कि डिनोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर में मौजूद है वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, जिसकी वजह से इस एनर्जी का जो आंसर है वो 1.7759 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। अब जो रिलेशन है एनर्जी में, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में, वो यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है। अब अगर इस केस में जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की वो 1.7759 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो वर्क फंक्शन है वो भी 1.7759 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसकी वैल्यू कितनी आनी है? उसकी वैल्यू फिर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आनी है। सो ऑप्शन है ऑप्शन ए। ये ऑप्शन 0 जूल के इक्वल ही आएगी, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने राउंडिंग ऑफ की है इसलिए अगर हम बजाय तमाम एनर्जीज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के अगर कन्वर्ट कर लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में, दैट मीन्स हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पुट कर दें, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट मिलके जूल बन जाएगा। तो ये आंसर 28.414 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स ही बनेगा। तो अब भी चूंकि ये फाई इस एनर्जी के बराबर ही वैल्यू रख रहा है तो इसका डिफरेंस इस केस में भी 0 आना है, चाहे आप जूल्स में सॉल्व कर लें। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को एज अ होल सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स आप यहाँ पे इस इक्वेशन के बजाय लिखेंगे hc ओवर लैम्डा और यहाँ पे लिखेंगे hc ओवर लैम्डा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, या फिर आप इस जगह के ऊपर फाई ही रहने दें लेकिन उसको जूल्स में कन्वर्ट कर लें। तो इस सूरत में जो आंसर है वो आंसर आएगा वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आएगा कि आप h की जगह पे लिख दें, आंसर आएगा वो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करने से आएगा कि h की जगह पे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 पुट कीजिए, c की जगह पे 3 इंटू 10⁸ पुट कीजिए, वेवलेंथ जो है वो 700 नैनोमीटर है, सो 700 इंटू 10⁻⁻9 यूज कीजिए, फिर फाई की जगह पे उसकी गिवन वैल्यू 1.7759 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, तो दोनों टर्म्स के यूनिट्स जूल्स में आ जाएंगे और इस सूरत में जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का आंसर है वो कितना आएगा? वो आएगा तकरीबन -1.14 इंटू 10⁻⁻24 जूल्स। तो चूंकि ये वैल्यू इन तमाम वैल्यूज में से सिर्फ 0 के करीब है तो इसलिए अभी भी हम 0 को ही चूज करेंगे। हाँ, फाइनली अगर आप यहां से भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना चाहें तो आपने इस वैल्यू को सिंपली डिवाइड करना है किसके साथ? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ, जिससे आपका जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में तब्दील हो जाएगा। तो इस सूरत में जो आंसर होगा वो 7.14 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगा। तो जाहिर बात है अब ये वैल्यू 1.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? A certain metal surface has work function of 1.7759. That means metal surface हमने चेंज नहीं की। A beam of violet photon hits the metal surface. तो violet photon के लिए जो वेवलेंथ कंसीडर की जाती है वो 400 नैनोमीटर कंसीडर की जाती है, जिसकी वैल्यू 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है। यहाँ पे भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही फाइंड आउट करनी है। सो एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन।
अब अगेन या तो दोनों एनर्जीज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में या फिर जूल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिया गया है तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं इस दफ़ा। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन hc बाय लैम्डा से हमें मिल जाएगी और ये वैल्यू क्या होगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, इट इज 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये टर्म इससे और ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी, आंसर जूल में आएगा। सो इस एनर्जी का आंसर होगा ऑलमोस्ट 4.9725 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। अब अगर आप चाहें इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर लेना है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है और यूनिट्स जूल्स पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सो जूल जूल से कैंसिल आउट होगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट चूंकि डिनोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और इसका आंसर ऑलमोस्ट 3.1078 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल आएगा। इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 3.1078 और -5 वर्क फंक्शन आयोनाइजेशन एनर्जी है और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1.7759। सो आंसर क्या होगा, ऑलमोस्ट 1.332 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये बात सीखी कि किस तरीके से मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कामयाबी के साथ एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर का नेक्स्ट टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट डिस्कस करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।